लड़के की बारात बैंड बाजे के साथ में बड़े धूमधाम से सज करके लड़की के द्वार पर जब पहुंच जाती है, उधर से लड़की पक्ष भी बड़े खुश हैं कि बारात आने वाली है और बारात की अच्छी तरह से स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। तब बारात जब पहुंचती है तो लड़की पक्ष के सभी लोग मिलकर के बारात की खूब अच्छी तरह से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, खाना खिलाया जाता है। और लड़का जब वरमाला के लिए स्टेज पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी लड़का अपने दहेज के सामान को देखने लगता है और वो देखता है कि जो अन्य सामान है वो तो पूरा है, लेकिन जिस चीज़ की मैंने डिमांड की थी 4 व्हीलर गाड़ी की, वो गाड़ी कम है। तब वह रूठ जाता है और वरमाला कार्यक्रम में जाने से मना कर देता है। फिर वह लड़की के पिता से कहता है कि जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो हमारे साथ तुमने रिश्ता क्यों किया था। लड़के के पिता भी उसे समझाते हैं और बाराती लोग भी समझाते हैं कि देखो, लड़की अगर समझदार हो और होनहार हो, पढ़ी लिखी हो, तो फिर दहेज मायने नहीं रखता है, ये तो अपनी कमाई है, फिर खरीद लेना। लेकिन लड़की सही मिल जाए, सबसे बड़ी बात यही होती है। लेकिन वो किसी की बात मानने के लिए राजी नहीं होता है और कहता है कि अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं होगी तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। ये बात जब लड़की को सुनने को मिलती है तो लड़की भी गुस्से में आ जाती है और लड़के के पास आकर के कहती है कि तुम क्या रिश्ता कैंसिल कर रहे हो, बारात लेकर के जाओगे। मैं खुद ये रिश्ता ठुकरा रही हूँ, मैं बिल्कुल किसी भी कीमत पर ये शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे पहले नहीं पता था कि तुम जैसा लालची और कंजूस व्यक्ति निकलेगा। मैं अकेले रह करके जीवन काट लूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करूँगी। लड़की वो रिश्ता कैंसिल कर देती है और बारात वापस जाने लगती है। फिर लड़की उनका वो हसल करती है कि देखने वाले भी परेशान हो जाते हैं। और फिर लड़की ने उसके साथ में क्या किया, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए दर्शक बन करके आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन भाइयों के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी पटना की है। पटना में प्रिया नाम की लड़की अपनी 2 बहनों और माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया LLB की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका जो परिवार था वो इतना ऊंची हस्ती का नहीं था, मिडिल क्लास के लोग थे। उनके पिता खेती किसानी का काम किया करते थे प्रिया के, और जब टाइम मिलता था तो ऑटो रिक्शा चला करके कुछ पैसा पैदा करते थे। इससे उनके परिवार की और उनकी जीविका चल रही थी और उनकी एक लड़की प्रिया, उसकी भी पढ़ाई चल रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता है। प्रिया फाइनल ईयर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि प्रिया फाइनल करने के बाद में या तो जज बनती या फिर वकील बनती, इन दोनों में से एक पद तो उसे मिलना निश्चित था। तब तक उसके पिता ये सोचते हैं कि लड़की हमारी जवान हो गई है, क्यों ना हम इसका विवाह कर दें, क्योंकि 2 लड़कियां और हैं शादी के लिए, फिर उनका ही विवाह करना है। यह सोच करके वो अपने रिश्तेदारों से कहते हैं कि कहीं अच्छा घर हो हमारी लड़की के लिए तो बताओ। तब उसके रिश्तेदार वैशाली में रहने वाले एक लड़का जिसका नाम गोलू होता है, वो सरकारी टीचर था और वो रिश्ता वहाँ तय करवा देते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि देखो भाई, घर अच्छा है, बर अच्छा है, सरकारी नौकर है लड़का और पिताजी भी सरकारी कर्मचारी हैं, जमीन जायदाद है, पैसे वाले लोग हैं, तो शादी भी उन्हीं की हैसियत से करनी होगी। लड़की के पिता कहते हैं प्रिया के, देखो भाई, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है देने के लिए, हाँ जो कुछ इनकी हैसियत से मेरे पास बन पड़ेगा मैं उसे जरूर दूंगा। लड़का के पिताजी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए कि लड़की आपकी पढ़ी लिखी है, मैंने सुना है कि बहुत योग्य है, समझदार है, और जब लड़की समझदार मिल जाए तो फिर दहेज कोई मायने नहीं रखता है। हमें ये रिश्ता पसंद है और हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़के की अगर कोई ख्वाहिश होगी तो देखी जाएगी। रिश्ता तय हो जाता है। धीरे धीरे शादी की तारीख नज़दीक आने लगती है। तब उन्हें चिंता हो जाती है प्रिया के पिताजी के लिए कि देखो भाई, इतने बड़े व्यक्ति हैं, बैकग्राउंड उनका अच्छा है, परिवार अच्छा है, पैसे वाले हैं, तो उनकी हैसियत से ही हमें विवाह करना पड़ेगा। हालांकि चाहे उन्होंने दहेज की डिमांड की हो ना की हो, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से देखना पड़ेगा। फिर उनके पास कुछ पैसा होता है, कुछ कम पड़ता है, तो इधर उधर से कर्जा लेते हैं और फिर दहेज का सामान खरीद लेते हैं। तब लड़का खबर भिजवाता है कि मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए।
जो 50-55 लाख की आती है। यह सुनकर के प्रिया के पिताजी बिल्कुल टूट जाते हैं और सोचते हैं कि मैं 50-55 लाख रुपए की व्यवस्था कहाँ से करूँगा, मेरे पास इतना कुछ नहीं है देने के लिए। जैसे तैसे तो पैसा एकत्र करके हमने दहेज का सामान खरीदा है। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये बात प्रिया जब देखती है कि पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कहती है कि पिताजी देखो, तुम ये रिश्ता गलत कर रहे हो। ऐसे लोगों के यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहिए कि जो बिल्कुल इंसान के लिए नहीं समझते, इनकी वैल्यू नहीं समझते, वो तो केवल पैसे को महत्व देते हैं। ऐसे घर में लड़कियां ब्याहने से वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहती। इसलिए ये रिश्ता यहाँ से कैंसिल करके कहीं मुझे दूसरी जगह मिडिल क्लास में कर दो, मैं हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। लेकिन ये तो ख्वाहिश हर माँ बाप की होती है कि उनकी लड़की अच्छे परिवार में चली जाए, अच्छे घर में चली जाए, पैसे वाले के घर में चली जाए, चाहे हालांकि उनके ऊपर कर्जा क्यों ना हो जाए। प्रिया के पिताजी सोचते हैं चलो देखा जाएगा। तब उनकी जो जमीन होती है जिसमें वो अपना अनाज उगाया करते थे बच्चों के लिए, तो वो जमीन को गिरवी रख देते हैं। फिर भी पैसा कम पड़ता है तो इधर उधर से व्यवस्था करके एक i20 गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर व्यवस्थाएं अच्छी तरह से चलने लगती हैं, सारी तैयारियां शादी की हो रही थीं और इधर से जब तिथि निश्चित आती है तो बारात अच्छी तरह से सज धज करके प्रिया के दरवाजे पर आ जाती है। रात्रि के जब 12 बजते हैं तो बरमाला कार्यक्रम की तैयारी होने लगती है। तब लड़का जो होता है गोलू, वो बरमाला कार्यक्रम के लिए स्टेज पर जब पहुंचता है तो उसने सबसे पहले वहीं बराबर में जो दहेज का सामान था वो रखा हुआ था। दहेज का सामान देख करके सभी बाराती लोग बड़े खुश हो जाते हैं। लड़के के पिता भी खुश हो जाते हैं कि चलो सामान तो अच्छा है और खूब ज़्यादा इन्होंने दहेज दिया है। लेकिन लड़का जब उस गाड़ी को उघार करके देखता है, उसका जो कवर हटा करके देखता है, तो वो फॉर्च्यूनर की जगह 55 लाख की जगह पर वो i20 10 लाख की खड़ी थी। अब वो लड़का वहीं चिढ़ जाता है, कहता है कि मैंने तो 50-55 लाख की गाड़ी की डिमांड की थी, लेकिन यहाँ तो i20 खड़ी है, मैं इस गाड़ी पर शादी नहीं कर सकता। और वो भी इतनी सस्ती गाड़ी। अगर फॉर्च्यूनर नहीं होती तो उसकी जगह पर कोई महंगी गाड़ी होती, कम से कम 30-35-40 लाख की तो होती। मैं इस 10 लाख की गाड़ी पर विवाह बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सभी लोग समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, उनने अपनी हैसियत के अनुसार अच्छा दिया है और दहेज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारी तुम्हारी इज्जत इतनी की है, कितना सम्मान किया है, लेकिन दहेज कोई खास मायने नहीं रखता। और तुम जानते हो लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, LLB की तैयारी कर रही है और समझदार है, लेकिन दहेज के पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन वो गोलू नहीं मानता है और कहता है कि मैं बारात वापस लेकर के चला जाऊंगा अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो। और लड़की के पिता जब उसे समझाने का प्रयास करते हैं तो वो उनसे कहता है कि जब तुम्हारी औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, तो तुमने मेरे साथ रिश्ता क्यों किया। अपनी हैसियत वाले के यहाँ करते जा करके ये बात लड़की जब सुनती है कि लड़का हमारे पिताजी से बदतमीजी कर रहा है, अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो वो लड़की गुस्से में आ जाती है और वहीं पहुंच जाती है स्टेज पर और कहती है कि तुम हैसियत की बात कर रहे हो, स्वयं तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम इस घर में रिश्ता कर सको। मुझे पहले पता होती तो मैं इस घर में किसी भी कीमत पर रिश्ता नहीं करने देती। तुम जैसे लालची और स्वार्थी व्यक्ति के साथ विवाह करने से तो पूरे जीवन कुंवारी बैठ कर के मैं अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन तुम जैसे लोगों के साथ शादी नहीं करूंगी। भाग जाओ यहाँ से, बारात लेकर के चले जाओ। उसी समय वो लड़की रिश्ता कैंसिल कर देती है और बारात वहाँ से वापस चली जाती है। बारात जब वापस चली जाती है, इधर लड़की अपनी तैयारी करने लगती है, लेकिन जो प्रिया के पिताजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। माँ रोने लगती है और प्रिया भी बहुत दुखी हो जाती है। बारात वापस चली जाती है क्योंकि बहुत सारा खर्चा हो चुका था। बारात की तैयारी में जो भी व्यवस्थाएं थीं, खाने दाने की और दान दहेजा जो भी था, वो लाखों रुपए का खर्च हो चुका था। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जैसे तैसे तो हमने ये व्यवस्था की थी, लेकिन ये भी रिश्ता टूट गया, अब हम इसकी भरपाई कैसे करेंगे। और फिर अभी तो हमारी 2 लड़कियां शादी के लिए है। तब गांव में पड़ोस में एक लड़की की शादी होती है। तब प्रिया के पिताजी कुछ कम पैसे लेकर के वो अपनी लड़की का जो दहेज का सामान होता है सब उन्हें दे देते हैं, तो उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। इससे वो अपनी खेती छुड़ा लेते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगते हैं। प्रिया अच्छी तरह से अपनी LLB की तैयारी करने लगती है। जब अच्छी तरह से LLB की तैयारी करने के बाद प्रिया लगभग 2 साल के बाद में
जज के पद पर नियुक्त हो जाती है और वो सिविल जज बन जाती है। सिविल जज बनने के बाद में पटना के बाद बिहार में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। धीरे धीरे केस को लड़ती रहती है और फिर इधर प्रिया का परिवार बड़ा खुश है, उनकी लड़की एक सिविल जज बन जाती है और सभी लोग बड़े आनंद के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। और इधर गोलू का विवाह दूसरी जगह से हो जाता है और प्रिया जब जज बन करके फिर इसकी 2 साल के बाद पोस्टिंग वैशाली जिले में हो जाती है और वहाँ सिविल जज का कार्य करने लगती है। प्रिया अपने कोर्ट में बैठी हुई थी और केसों को देख रही थी। वहाँ जो लोगों की जमीन जायदाद के जो मुकदमा चल रहे थे, केस चल रहे थे, उन पर अपना निर्णय ले रही थी, सही गलत का फैसला कर रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत आती है कोर्ट में और कहती है कि जज साहब, हमारी ज़मीन है वो हमारे गांव के लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, ना तो कोई पैसा दिया है ना हमें करने देते हैं। हमारे घर पे भी कब्जा कर लिया है, हमारी ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया है। कई बार हमने फाइल दायर की लेकिन किसी ने आज तक हमारी सुनवाई नहीं की और ना ही हमें हमारी ज़मीन वापस दिलवाई। तब प्रिया उस बूढ़ी औरत को बुलाती है और पूरी विस्तार से उसकी बात सुनती है और सुनने के बाद में तुरंत उन लोगों के खिलाफ जिनने उनकी ज़मीन जोती थी उनके खिलाफ नोटिस जारी करती है। तब उनके पास जब नोटिस जाता है तब वो लोग कोर्ट में पेश होते हैं और कोर्ट में जब वो लोग आते हैं तो प्रिया उन्हें देख करके एकदम से चौंक जाती है, हिचक जाती है और वो लोग भी प्रिया को देख करके एकदम से टेंशन में पड़ जाते हैं। वो लोग कोई और नहीं थे, वही लोग थे गोलू के पिताजी और गोलू था जो दहेज के पीछे बारात वहाँ से वापस ले गए थे प्रिया के घर के द्वार से। उन्हें देख करके दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं तो प्रिया कहती है कि मैंने उस समय बहुत अच्छा किया कि तुम जैसे लालची और स्वार्थी लोगों के साथ रिश्ता नहीं किया था। आज तुमने दूसरे की ज़मीन जोत रखी है। जब प्रिया ने पूरी हिस्ट्री निकाल करके उस बुढ़िया के कागजों की देखी तो वो ज़मीन जो थी वो बुढ़िया के ही नाम पर थी। वो लोग तो ज़बरदस्ती उस पर कब्जा किए हुए थे। तब प्रिया तुरंत लेखपाल को बुलाती है और कहती है कि इनकी पूरी हिस्ट्री देखो, बैकग्राउंड देखो, ये ज़मीन किसकी है, कहाँ पर है और इस पर ये कब से कब्जा किए हुए हैं। तब लेखपाल पूरी हिस्ट्री बताता है कि ये 20 साल से कब्जा किए हुए हैं और छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि ये पैसे वाले व्यक्ति हैं और इनकी पावर है, इस वजह से ये नहीं छोड़ते। तुरंत प्रिया एक्शन लेती है और उनके खिलाफ नोटिस जारी कर देती है कि तत्काल ज़मीन को छोड़ा जाए। लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं आदेश सुनने के बाद में और फिर प्रिया के घर पर जाकर के कहते हैं कि देखो प्रिया, तुम ऐसा मत करो, हमसे गलती हो गई कि हमने तुम्हारे साथ अपने लड़के की शादी नहीं की। हमने तो बहुत प्रयास किया लेकिन हमारा लड़का नहीं माना। लेकिन जिस ज़मीन को तुम छुड़वाने के लिए नोटिस भेज रही हो, ये हम 20 साल से इस ज़मीन को कर रहे हैं और तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो और ये ज़मीन हमारे पास रहने दो। प्रिया कहती है कि तुम हमें पैसे का लालच दे रहे हो, हमें खरीदना चाहते हो। अरे तुम जैसे लोगों के प्रति तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक निर्दोष बेचारी बूढ़ी माँ की ज़मीन तुम जबरदस्ती जोते हुए और उसके बाद भी तुम हमें रिश्वत दे करके उसकी ज़मीन कब्जाना चाहते हो। यहाँ से चले जाओ ना, इसी समय मैं तुम्हें पुलिस बुला करके अंदर डलवा दूंगी। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और पुलिस फोर्स के लिए नोटिस जाता है तो पुलिस वहाँ से जाती है, लेखपाल जाता है और तुरंत उस बुढ़िया की उस ज़मीन को खाली कर दिया जाता है और खाली होने के बाद में वो बेचारी फिर से अपने जीवन को बिताने लगती है। इधर तो बड़े आनंद के साथ प्रिया ने अपनी पोस्टिंग संभाली और अपने केसों को देख रही थी और बड़े आनंद के साथ रहने लगी थी। उसके बाद जो भी पैसा एकत्र होता है, उसके पिता पर जो कर्ज था वो सारा कर्ज निकालती है प्रिया। उसके बाद अपनी जो छोटी छोटी बहनें थीं उन सभी की शादी बड़े अच्छे अच्छे घरों में करती है। बड़े बड़े सरकारी नौकर कर्मचारी जो होते हैं, अधिकारी, उनके साथ करती है और फिर हंसी खुशी से अपना घर बसाने का निश्चय करती है। प्रिया ने उनके साथ में अच्छा किया या गलत किया, ये अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। और आप किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं, आपका क्या नाम है, पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे मैं वीडियो के अंत में आपका नाम और आपके गांव का नाम ले सकूं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो
तो ये अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। साथियों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, उकसाना या किसी को भावुक करना नहीं है। ये कहानी से ये सीख मिलती है कि जो लोग दहेज के वशीभूत हो जाते हैं और अच्छे लोगों को नहीं परखते, उन लोगों के साथ में क्या होता है। इसलिए हमेशा इंसान की परख होनी चाहिए। ये दहेज का सामान या पैसा ये कभी किसी के साथ नहीं रहता, साथ तो केवल पत्नी निभाती है। जिस लड़की से तुम्हारा रिश्ता हो रहा है उसको परखिए कि ये लड़की कैसी है, अच्छी है या खराब है। अगर आप उसको परख जाएंगे, वो आपकी जीवन साथी बन जाएगी, तो शायद आपका जीवन बदल सकता है, आपकी जिंदगी में चार चांद लग सकते हैं। इसलिए ये कहानी अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, अपने मिलने वालों को भी शेयर करें और लाइक करें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।